Good morning, all class 8 students. In revision series, I am going to upload revision of some important chapters, in which first of all we include revision of chapter 1, that is cell. उस चैप्टर की हम लोग रिवीजन करेंगे. चलिए, लेट मी स्टार्ट, जस्ट अ मोमेंट. Chapter name is cell. Cell is basic building block of all living organism. Cell is basic building block of all living organism. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं. अब सेल के फर्दर हम लोग यहाँ पे बुक में मेंशन है, दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही टाइप का सेल होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है, और जिसमें मोर देन वन टाइप का सेल होता है वो आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ये शुरुआत में ही बुक के दी गई है. आप मेरे वीडियो के साथ साथ बुक का भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, दैट विल बेनिफिट यू. तो जैसे मैं एक और बात इसमें डेफिनेशन में आपको लिखी मिलेगी, सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब आपके शरीर में जितने भी सिस्टम हो रहे हैं रिस्पिरेशन का, जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं रिस्पिरेशन का, डाइजेशन का, आपका अदर इम्यून एक्टिविटी का, सारे मेटाबॉलिक सिस्टम आपके दैट आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेल. दैट्स व्हाई सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद बात करूँ, अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप आता है डिस्कवरी ऑफ सेल. तो कॉक होता है, कॉक जो आपका होता है, जिसमें जो बोतल की ढक्कनों में भी यूज होता है, वो कॉक के थ्रू रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में. सबसे पहले एक और चीज़ समझिए, सेल की बात करूँ मैं, सेल जनरली बिल्डिंग ब्लॉक है बट हमें विजिबल नहीं है. सेल बिल्डिंग, आपने कहा सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट सेल आर नॉट विजिबल टू अस. ऐसा इसलिए बिकॉज सेल आर वेरी माइन्यूट इन साइज, सेल आर वेरी स्मॉल इन साइज. दे आर टू बी सीन बाय हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज टू बी कॉल्ड एडेड आई. दैट इज टू बी कॉल्ड एडेड आई. ये एडेड आई की बात करता हूँ मैं. एडेड आई मतलब योर आई विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. Added eye. By help of added eye, you can visualize cell. So we are not able to see by our naked eye. Added eye is necessary over there. इसके बाद बात करें हम लोग 1665, जब रॉबर्ट हुक, 1665 आपका वो ईयर जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया. आप बुक में देखिएगा, डायग्राम है एक बहुत माइन्यूट सा, इस तरह से एक डायग्राम है जो आपका सेल के उस समय की इमेज को दिखला है. रॉबर्ट हुक ने 1665 में आपका सेल डिस्कवर किया. और देखिए सेल का जो लैटिन भाषा में अर्थ होता है वो आपका है रूम, और वहाँ उस डायग्राम में भी दिया हुआ है कंपार्टमेंट दैट इज सिमिलर टू रूम. तो सेल कुछ ऐसा ही होता है, जो स्मॉल कंपार्टमेंट या रूम के सिमिलर होता है. उसके बाद और ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, एक और मधुमक्खी के छत्ते की तरह. आपने उस बुक में पहला डायग्राम जो दिया हुआ है जिसमें डिस्कवरी ऑफ सेल के बाद से पहला डायग्राम जो आपका मिलेगा उसमें आपको लिखा हुआ है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर. ये डिनोट करता है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर डिनोट करता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका. जैसा आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते में सेप वो अलग अलग कंपार्टमेंट, वो अलग अलग रूम को डिनोट करता है. ठीक, अब इसके बाद बात करें हम लोग
अब जैसे बाद में रॉबर्ट हुक ने ये कॉक में डिस्कवर किया तो ये डेड सेल था। ये कैसा सेल था आपका? डेड सेल, डेड सेल। और इसमें उन्होंने एक और बात कही कि सेल के आउटर लेयर में सेल वॉल होता है। सेल के आउटर लेयर में सेल वॉल, या फिर एक और नाम से हम लोग डिनोट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम नहीं है। आप प्लांट और एनिमल सेल पढ़ेगा उसमें डिफ्रेंशिएट आप समझ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल का आउटर मोस्ट लेयर या तो आपका सेल मेम्ब्रेन कहलाता है या सेल वॉल, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, जो सेल को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। सारे लिविंग की बात की मैंने कहा सेल इज कॉन्स्टिट्यूएंट, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग दैट आल्सो डिनोट प्लांट एज वेल एज एनिमल, प्लांट एज वेल एज एनिमल। प्लांट और एनिमल की बात करता हूँ, सबका कॉन्स्टिट्यूएंट आपका सेल है। अब इसमें आप अमीबा की बात कीजिए, आप अमीबा की बात कीजिए, आप पर्टिकुलरली किसी एनिमल की बात कीजिए, या आप किसी गिगांटिक ट्री की बात कीजिए, विशाल वृक्ष, गिगांटिक ट्री। दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, यू मस्ट रिमेंबर दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। इसी पार्ट में अमीबा की जो बात मैं कर रहा हूँ, यह आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यह आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो आपका गिगांटिक ट्री एनिमल या ह्यूमन इवन वाट एवर, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, एज आई टोल्ड यू, देखिए अब सेल से आपके ऑर्गेनिज्म बने, तो दो टाइप का मैंने ऑर्गेनिज्म आपको क्लासिफाई किया। या तो आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, या तो आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, या फिर आपका ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होगा। ये आपने कैसे डिसाइड किया? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। मतलब जिसमें एक ही टाइप का सेल है वो आपका यूनिसेलुलर, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप का सेल है वो आपका मल्टीसेलुलर। ये बात हो गई आपकी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। लेकिन नंबर ऑफ सेल, उसके बाद सेल के साइज के अकॉर्डिंग, सेल के साइज के अकॉर्डिंग, सेल के शेप के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिज्म डिफर करते हैं। सेल के साइज के अकॉर्डिंग, सेल के शेप के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिज्म डिफर करते हैं, जो हम लोग फर्दर देखेंगे। अब ये जब मैं यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूँ, जब मैं यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूँ, यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूँ, तो यूनिसेलुलर में आपका अमीबा, पैरामीशियम, और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल, ह्यूमन और एनी अदर एनिमल, ये आपका मल्टी सेलुलर, ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब देखिए सेल के शेप के अकॉर्डिंग कैसे आपका सेल का फंक्शन, सेल के शेप के अकॉर्डिंग कैसे आपका डिसाइड होता है। जैसे मैं आपके सेल के शेप की बात करूं, देखो different type of cell differ in their shape. Many cell differ in their shape, differ in their shape and
that is to be decided by how their location of cell, their location, just a moment, लोकेशन वाइज प्लस फंक्शन वाइज, इन दो कारणों से सेल अपने शेप में डिफर करता है। एग्जांपल आप देखिए, न्यूरॉन सेल की बात कीजिए। न्यूरॉन सेल आपकी बुक में डायग्राम मेंशन है। न्यूरॉन सेल आप देखोगे ये पर्टिकुलरली लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये लंबा होता है, ठीक। तो आपको पता है आपका न्यूरॉन सेल जो होता है वो आपके हर एक बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन भेजने के काम में आता है। तो देखिए इसका फंक्शन देखिए, आप न्यूरॉन सेल जो आपका है ये बॉडी के हर एक पार्ट को, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन भेजता है। हाँ, कहीं कहीं इसका फंक्शन नहीं भी होता है, जैसे आपके हेयर में। आपको इसलिए हेयर, जब आप हेयर कट करवाते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि आपके न्यूरॉन से कनेक्टिव नहीं है। आपका डेड नेल सेल जो हो गया, आपका जो बढ़ा हुआ नाखून होता है उसको भी आप काटिए प्रोबेबली तो आपको दर्द नहीं होता है इसमें, इसलिए क्योंकि न्यूरॉन सोल का इंस्ट्रक्शन वहाँ नहीं आता। लेकिन न्यूरॉन को बॉडी के सारे पार्ट में इंस्ट्रक्शन भेजने हैं। दैट्स वाई न्यूरॉन कंपेरेटिवली आप देखोगे इसका शेप, न्यूरॉन जो होगा वो आपका लॉन्गर सेल, समथिंग लाइक दैट। ये लंबा सेल आपका होता है, ये आपका लंबा सेल होता है न्यूरॉन, कंपेरेटिवली आपका लंबा सेल होता है। चलिए इसके बाद में बात करूं, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा क्विक रखते हैं इस चैप्टर को। नर्व इम्पल्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज कैरी ऑल ओवर योर बॉडी। बाय द वे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सोचिए आप ही कि आपकी किसी बॉडी पार्ट पे मैंने चींटी काटा, तो चींटी काटा तो आप मैकेनिकल वहाँ पे सटन चेंज आया, मैंने दबाया मैकेनिकल चेंज आया। लेकिन ये आपके ब्रेन को भी पता चलता है कि भाई ये चींटी या ये मुझे पंच कर रहा है। ये आपका चींटी काटने पे आपका ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके हैंड या आपके लेग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल कर रहा है आपके न्यूरॉन तक। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इम्पल्स जो होता है न्यूरॉन उसको कैरी आउट करता है, और ये पूरे बॉडी में होता है। मैं आपके अंगूठे पे हिट करूं तो भी आपको चोट लगेगी, मैं आपके हाथों में हिट कर दूं तो भी आपको चोट लगेगी। तो ये इम्पल्सेस के थ्रू होता है। तो ये इम्पल्स कैरी करने में आपका जो न्यूरॉन सेल इंपॉर्टेंट होता है, न्यूरॉन सेल का ये फंक्शन होता है। दैट्स वाई न्यूरॉन सेल आर यूनिक इन देयर शेप, दे आर लॉन्गर कंपेयर टू एनी अदर। सबसे उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक नाम दिया हुआ है आपके बुक में ही जैसा पीपीएलओ जो आपका है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है आपका, जो कि 0.1 माइक्रोन का होता है। मैंने इससे पहले भी जो चैप्टर पढ़ाया था आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में मैंने ये बात बताई थी आपको कि माइक्रो दैट मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर, और ये 0.1 माइक्रोन है। ये जो पीपीएलओ का साइज है आपका वो 0.1 माइक्रोन है, स्मॉलेस्ट सेल है ये 0.1 माइक्रोन, मतलब 0.1 विल बी मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻⁶, ठीक। और जो लार्जेस्ट सेल है आपका वो ऑस्ट्रिच एग है, वो लगभग 170 सेंटीमीटर का होता है, 170 मिलीमीटर का होता है। ऑस्ट्रिच एग जो लार्जेस्ट एग होता है आपका, वो आपका सेल का सबका साइज भी दिया हुआ है आपके बुक के कॉलम में। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ पॉइंट, आप ध्यान दीजिए, उन सारे पॉइंट को देखकर पढ़ते हुए, नोट डाउन करते हुए उनको इंटरप्रेट कीजिए और पढ़िए। ऑफकोर्स आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। और इसके बाद आपके बुक में एक्टिविटी में दी हुई है आपका एग के सेल के बारे में, एक उसमें एल्ब्यूमिन हुआ और एक आपका हो गया यॉक। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कोई एक और सेल के बारे में जरूरी चीज़ जानो। सेल को हमें विजुलाइज करना हो तो सेल हम जानते हैं कलरलेस होता है। सेल कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो कलरलेस सेल को विजुलाइज करने में कठिनाई होती है। तो मिथाइलिन ब्लू एक टाइप का केमिकल हम लोग ऐड करते हैं
ताकि हमारा सेल जो है वो इजीली हमें विजुलाइज हो पाए। मिथाइलिन ब्लू के अलावा ऑनियन का जो सेल आपको दिखना हो, प्याज का एकदम पतला वाला छिलका, प्याज का एकदम पतला वाला छिलका जो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, उसमें हम लोग सेफ्रानीन यूज करते हैं, उसमें हम लोग सेफ्रानीन ऐड करते हैं ताकि वहाँ पर जो सेल है हमें वो क्लियर विजिबल हो पाए, क्योंकि सेल जो आपका होता है वो आप जानते हैं कलरलेस होता है, सेल कलरलेस होता है। उसके बाद देखिए मैं पार्ट्स ऑफ सेल की बात करूं मैं, तो पार्ट्स ऑफ सेल आपका बेसिकली प्रोटोप्लाज्म और साथ साथ आपका सेल मेम्ब्रेन। आपका पार्ट्स ऑफ सेल की बात करूं तो एक आपका प्रोटोप्लाज्म हुआ पार्ट्स ऑफ सेल, एक आपका हुआ सेल मेम्ब्रेन हुआ पार्ट ऑफ सेल, जो कि आपके प्रोटोप्लाज्म को सराउंड किए हुए रहता है, घेरे रहता है। आपके प्रोटोप्लाज्म को जो सराउंड किए हुए रहता है वो आपका सेल मेम्ब्रेन, और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो पार्ट है सेल का वो आपका प्रोटोप्लाज्म है। और ये फर्दर प्रोटोप्लाज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका साइटोप्लाज्म हो गया, एक आपका साइटोप्लाज्म हो गया, और दूसरा आपका न्यूक्लियस हो गया। यू नो वेरी वेल, ये क्लासेस में मैंने आपको डिलीवर किया, आप कॉपी या किताब सामने रखिए। बस आपका प्रोटोप्लाज्म जो प्लांट का दो पार्ट हमने पहले बताया, प्रोटोप्लाज्म बताया, सेल मेम्ब्रेन बताया। इन प्रोटोप्लाज्म का फर्दर दो पार्ट क्लासिफिकेशन बताया, एक आपका साइटोप्लाज्म हो गया और दूसरा आपका न्यूक्लियस हो गया। साइटोप्लाज्म होता है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर तब देखिए सेल आपके डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। आपने पहले ही डेफिनेशन में बताया कि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब आपके लाइफ की बहुत सारे जस्ट मोमेंट। आई हैव टू जस्ट ऑपरेट फैन रिक्वेस्ट। सेल की बात करूं तो सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आपके लाइफ का बहुत सारा ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आखिर सेल में ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे कौन से पार्ट्स हैं। अभी ऑर्गेनल बोलूँगा आप कंफ्यूज होंगे। ऑर्गेनेल्स बेसिकली पार्ट्स ऑफ सेल, ऐसे कौन से पार्ट हैं जो उसके डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन सेल दैट हेल्प टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन, all living cell bounded by plasma membrane or cell membrane, inner surround by gel like structure called protoplasm। समझिए आपका जो है अंदर सेल के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, अब उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन बोलो आप, या उसका दूसरा नाम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंट्रोल एंट्री एंड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, बेसिकली सेल के आउटर लेयर को ये कवर कर रहा है, सेल के आउटर लेयर को कवर कर रहा है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप ऐसे समझिए, अब सेल के अंदर कोई सी चीज़ एंट्री करे या सेल के अंदर कोई सी चीज़ बाहर जाए, इसको डिसाइड कौन करेगा, आपका प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर कौन सी चीज़ की एंट्री होनी है और कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाना है, जो भी हो उसका एक्सक्रिएशन हो या जो जरूरी चीज़ें एंट्री होनी हो सेल में, कभी वाटर तो कभी गैसेस तो कभी ऑक्सीजन, वाट एवर इट विल बी, कभी आपकी एनर्जी, तो ये आपका डिसाइड जो होता है, ये आपका डिसाइड करने वाला आपका होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। जब प्लांट की बात करें, फंगी की बात करें, फंगी दैट इज प्लूरल ऑफ फंगस, फंगी की बात करें और सम बैक्टीरिया की बात करें, तो इनमें यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको हम लोग सेल वॉल कह देते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म, देखिए पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आप इसको समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आप इसको अगर एक सेल की बात करते हैं, बाय द वे मैंने डायग्राम बनाया एक सेल की बात की। सेल में जनरली सेंट्रल पार्ट पे आपका न्यूक्लियस होता है, जनरली बोला मैंने, आप ये नहीं समझो हमेशा होता है, ये कहीं पेरीफेरी में भी होता है। अगर पेरीफेरी वाली बात करूँगा तो ये किनारे में भी हो सकता है, तो आपको इस बात से परेशान नहीं होना है। तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन सेंट्रल पे होता है, अब पहले कह दिए सेल का ये आउटर पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से पहले और न्यूक्लियस के बाद, जो प्रेजेंट है आपका जेल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर साइटोप्लाज्म, ओके। पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, समझिए नाम के अकॉर्डिंग ये पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म का ही पोर्शन है। पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग
इनर टू सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये साइटो मतलब ये बना कैसे है, देखो KYO बुक में लिखा हुआ है ये बात, KYOTO है साइटो, इसको हॉलो हम लोग बोलते हैं, और प्लाज्मा जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में, ये साइटोप्लाज्म जो होता है ना, सेल की सारी एक्टिविटी के लिए ग्राउंड सब्सटेंस है, भूलिएगा नहीं। फॉर एग्जांपल आपको इसमें कन्फ्यूजन होगी कि ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है सर, तो आपके सारे परफॉर्मेंस के लिए जब तक आप स्कूल लाइफ में हैं, मान लीजिए अप टू क्लास 12 अकॉर्डिंग टू आवर CBSE करिकुलम, आपके सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो ग्राउंड है ना वो क्लासरूम है। आपके सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो ग्राउंड है वो क्लासरूम है। आप कोई प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हैं, या आप कोई क्वेश्चन अच्छा पूछ रहे हैं, या परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, वॉट एवर इट विल बी, आपके सारे एक्टिविटी का जो ग्राउंड है वो आपका क्लासरूम है। तो सेल का जो ग्राउंड है आपका, वो आपका साइटोप्लाज्म है फॉर ऑल सेल एक्टिविटी। ये साइटोप्लाज्म आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से बना होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है आपका, ये आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, विटामिन अल्सो ओवर देयर, मिनरल अल्सो ओवर देयर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से बना हुआ होता है। न्यूक्लियस देखिए, आपके ब्रेन जैसे आपका ब्रेन है, वाट एवर एक्टिविटी यू परफॉर्म ओवर देयर, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छी चीज़ों को गेन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, सारी एक्टिविटी आपकी ब्रेन से कंट्रोल होती है। बस न्यूक्लियस का जो ब्रेन है आपका, जो सेल का ब्रेन है वो आपका न्यूक्लियस है। सिमिलर ये आपके सेल के लिए जस्ट लाइक अ ब्रेन है, जिसको जनरली हम लोग, ये सेंट्रल पोजीशन पे होता है जनरली। न्यूक्लियस जो आपका होता है वो सेंट्रल पोजीशन पे होता है जनरली, लेकिन आपको ये बात ध्यान रहे कि ये पेरिफेरल पोजीशन में भी हो सकता है। पेरिफेरल मीन समवेयर जस्ट बिसाइड कॉर्नर, पेरिफेरल पोजीशन। अब उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड न्यूक्लियस जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपका, प्रोटोप्लाज्म समझिए सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर लिक्विड है सब्सटेंस आपका जो न्यूक्लियस में होता है, सेल के, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब क्रोमेटिन की बात आती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। और जो सेल डिवाइड होता है आपका, सेल मतलब सेल डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और बात बताऊँ, सेल हमेशा ग्रो करते रहता है, सेल डिवाइड होता है। आपका स्किन पता है, आपके स्किन का आउटर लेयर जो होता है ना, आपके स्किन का आउटर लेयर होता है, ये डेड सेल से बना होता है, ये डेड सेल से बना होता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है आपकी बुक में, डू यू नो में पढ़िएगा आप, कि अप्रोक्सीमेटली 4 kg रिप्लेस होता है स्किन हर साल आपके बॉडी में ऑलमोस्ट। तो ये बेसिकली ये जो आपका नए मत, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं तो आपका, अब ऐसे भी सोचो हर साल 4 साल आपका सेल घट रहा है तो आपका वजन तो घट घट के 0 पहुंच जाता या फिर नेगेटिव में जाने लगता। तो फिर दिक्कत यहाँ पर, दिक्कत कैसे नहीं आई, दिक्कत इसलिए नहीं आई कि सेल आपका अगर डेड हो रहा है तो सेल आपका ग्रो भी हो रहा है। तो जो सेल ग्रो होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका क्रोमेटिन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और सेल डिवाइड होता है तो आपका क्रोमेटिन जो होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर, ये कंडेंस होता है और यही कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनता है, यही कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनता है। क्रोमोजोम क्या करता है, क्रोमोजोम सब एनिमल में अलग अलग है आपका, देखिएगा ह्यूमन में 46 है, 23 पेयर बोलते हैं, आपके बुक में लिस्ट दिया हुआ है। बुक एट प्रेजेंट मेरे पास है नहीं, मैंने बोला था कि घर पे रखा हूँ बट अभी तक मुझे नहीं मिला, ठीक। तो बुक नहीं मिला तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, सामने बुक रख के आप पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद बात करूँ मैं तो आपका जेनेटिक ट्रांसफ़र, आपके फादर से जो आप में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं, आपके मदर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ दीज जीन्स एंड दिस इज क्रोमोजोम दैट इज आर द टू बी मेड फ्रॉम क्रोमेटिन नेटवर्क। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की। अब बात करते हैं, देखिए सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, ये सब मैंने पार्ट्स की बात की। न्यूक्लियोप्लाज्म था आपका, न्यूक्लियस था आपका, साइटोप्लाज्म था आपका, सेल वॉल था आपका, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करता हूँ मैं, प्लास्टिड ये लार्ज साइज प्लांट में पाया जाता है ये आपका, और ये लार्ज साइज का ऑर्गेनिज्म होता है, ये लार्ज साइज का ऑर्गेन होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब प्लास्टिड आपके 3 टाइप के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। देखिए इन तीनों का फंक्शन समझिए।
क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट जो आपका फूड प्रिपेयर करता है, प्लांट जो आपका फूड प्रिपेयर करता है, ये बाय हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यू नो वेरी वेल, ये बाय हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, आपके क्लोरोप्लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट दैट इज मैग्नीशियम, यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट दैट इज मैग्नीशियम। और ये प्लांट में ग्रीन कलर जो होता है उसकी पत्तियों का, इसके लिए क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है, इसके लिए क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। लेकिन अब बात आती है क्रोमोप्लास्ट की, बात आती है क्रोमोप्लास्ट की, जहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट प्लांट का कोई और पोर्शन, फल उसका पीला हो या हरा हो या कोई उसका फूल अलग कलर का हो, तो उनके कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका क्रोमोप्लास्ट है। उनके कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है अदर पार्ट्स ऑफ सेल, ये ग्रीन के लिए नहीं, फिर ग्रीन के लिए आपका क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल था, वही मैग्नीशियम वाला। लेकिन जब मैं बात करूं कि बाकी प्लांट के पार्ट का अगर कोई कलर है तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। अब उसके बाद बात करूं ल्यूकोप्लास्ट, तो ये आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन आपके प्लांट को स्टोर करना हो, स्टार्च स्टोर करना हो, प्रोटीन स्टोर करना हो या ऑयल स्टोर करना हो, वाट एवर स्टोरेज पोर्शन जो है वो ल्यूकोप्लास्ट की हेल्प से हो पाता है। उसके बाद बात करूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आपका रॉड शेप का स्फेरिकल स्ट्रक्चर का सेल होता है, सेल का पार्ट होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का सेल का पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आपका सेलुलर रिस्पिरेशन, आपकी रिस्पिरेशन आपका, आप ऐसा मत समझो कभी कि रिस्पिरेशन मैंने किया, मैंने ऐसे भी बताया शुरुआत में आपको कि आपके सारे फंक्शन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, सेल। तो सेलुलर रिस्पिरेशन जो हो रहा है आपका, सेलुलर रिस्पिरेशन जो हो रहा है, उस सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। और यहीं से जनरेशन आपकी एनर्जी जनरेट होती है, आप रिस्पिरेशन से ऑक्सीजन वहाँ पे यूज़ किया, आपने एनर्जी जनरेट किया और इसी से आपका एनर्जी जनरेट हुआ। और दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज टू बी कॉल्ड पावर हाउस सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज टू बी कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। अब उसके बाद बात करूं मैं, एक होता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ए सेल। मटेरियल जो आपके सेल में ट्रांसपोर्ट होना है मटेरियल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इसके लिए जो चैनल, आप चैनल का मतलब समझो सड़क, चैनल का मतलब समझो वे, चैनल का मतलब समझिए सड़क, कि बेसिकली जो रोड आपका जो सड़क के टाइप से आपका होता है वो आपका होता है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है। फूड सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट का ट्रांसपोर्टेशन होना है वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वो आपका कहलाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो पार्ट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाम से ही आपका जैसे आपको पता चला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम आपके जो उगे रहते हैं जो इसको रफ बनाते हैं, राइबोसोम का अपीयरेंस जो होता है वो इसको रफ बनाता है। और जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें वही राइबोसोम एब्सेंट रहता है तो वो स्मूथ रहता है। ये रफ होने का कारण है आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ओवर देयर, ओके। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती, वहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है इसलिए वो स्मूथ होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय सेल। अब जो सेल जो मटेरियल प्रोड्यूस किया उसका पैकेजिंग और उसका प्रोसेसिंग के लिए आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद वैक्यूल आपका एम्प्टी स्पेस इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में आपका खाली जगह होता है वो आपका वैक्यूल होता है और ये आपके प्लांट सेल में बड़ा होता है, लार्ज इन प्लांट सेल एंड स्टोर एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब जैसे देखिए वाटर अगर एक्सेस अमाउंट में उसको वही वैक्यूल स्टोर करता है और जो वेस्ट है आपका वेस्ट जनरेशन भी हो रहा है आपका, अगर सारा प्रोसेस हो रहा है तो वेस्ट भी क्रिएट हो रहा है। वेस्ट जो स्टोर होता है वो वेस्ट स्टोर भी आपका वैक्यूल में होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी वहीं पे आपका स्टोर होता है वैक्यूल में। अब अमीबा की अगर इसमें भी वैक्यूल होता है, स्टोर फूड मटेरियल, और अमीबा के वैक्यूल में आपका फूड मटेरियल स्टोर होता है। अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था उसमें आपका
फूड मटेरियल आपका स्टोर हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के वैक्यूल में। अब राइबोसोम की बात करूँ, मैंने बताया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ ड्यू टू द राइबोसोम। और राइबोसोम का एक और फंक्शन, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन जो आप कंज्यूम करते हैं उसको आपके यूज के अकॉर्डिंग बनाना, दैट इज सिंथेसाइज। प्रोटीन को आपके यूज के अकॉर्डिंग बनाना बाय कंजम्पशन टू योर यूज, दैट इज योर सिंथेसाइज। प्रोटीन को ये सिंथेसाइज करता है आपका राइबोसोम। अब उसके बाद सीलिया और फ्लैगेला है। देखिए सेल में एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर की बात करूं तो समझिए इसको ऐसे, बंदर की पूंछ आपकी एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है बंदर में, जो आगे बढ़ती हुई यूं एक पर्टिकुलरली कर्व शेप लेती है, वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है आपकी। तो सीलिया जो आपका होता है और फ्लैगेला, सीलिया जो होता है आपका एक सेल में आपको एक ही एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर मिले तो आपका सीलिया होता है, और जब बहुत सारा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर मिल जाए आपका वो फ्लैगेला होता है। वर्क, लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड, वही बात है लोकोमोशन मीन्स मोशन इनसाइड सेल, और साथ साथ कलेक्शन ऑफ फूड, ये काम आपके सीलिया और फ्लैगेला का होता है। और उसके बाद एक और सबसे बेसिक फंक्शन जो मैं नरेट कर रहा हूँ, आप समझना ऑलमोस्ट। देखिए बेसिक आपके लाइफ का फंक्शनल यूनिट था सेल, कोई शक नहीं। बहुत सारे सेल जब कंबाइन होते हैं तो आपका टिश्यू फॉर्म करते हैं। वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गेन फॉर्म करते हैं। और ऑर्गेन कंबाइन होते हैं बहुत सारे, मोर देन 1 मोर देन 2, तो आपके ऑर्गेन सिस्टम को बिल्ड करते हैं। और ऑर्गेन सिस्टम से बिल्ड होकर फाइनली आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। यही कहानी आपके ह्यूमन बीइंग में भी सही है, यही कहानी आपके बाकी ऑर्गेनिज्म में भी सही है, यही कहानी आपकी बाकी जगहों पे भी सही है। तो ऑलमोस्ट सेल चैप्टर को आप पढ़ो एक बार अच्छे से, इसमें जो क्वेश्चन आंसर है आप वो भी बताइएगा। प्रोबेबली आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हाँ जी, कम्युनिकेट तो करते ही एटी के ग्रुप पे। कोई वैसा प्रॉब्लम हो आपको लगे, आप पढ़ो एक बार पहले, आज दिन भर की छुट्टी है आपकी, अच्छे से पढ़िए, इसमें ज़्यादा मेहनत से पढ़िए क्योंकि ये पहले कराया हुआ चैप्टर है, समय अच्छा हो गया। उसके बाद भी प्रॉब्लम में आपको लगता है कहीं पर डिस्कस कीजिए सर, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। आप शाम में प्रॉब्लम नंबर भेजिएगा ओके ग्रुप पे। और दूसरी बात ये कि इसके बाद का जो चैप्टर मैं पिक करना चाहता हूँ, चूँकि अभी जस्ट हमने खत्म किया उसको, तो ये मैं पिक करूँगा आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। और उसके बाद मैं एक फ्रिक्शन चैप्टर फिर से उठाऊंगा। ये तीनों चैप्टर का रिवीजन आपको इसी वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो होप, और जो रिवीजन आप कीजिए, वन मोर थिंग टू ऑल क्लास 8A स्टूडेंट, नॉट ओनली ए, एनीवन कैन रिवाइज, बट हाउ दे विल रीच दैट डिपेंड अपॉन देम। कि आप पढ़िए, आप रिवीजन कीजिए, तो दैट मस्ट बी विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बुक। आपको रियली पढ़ना है, आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो या आप आधे घंटे पढ़ो, डिपेंड करता है, बट हाई कंसंट्रेशन से पढ़ो और आपको रियली पढ़ना है। उसमें कुछ और मत सोचना आप, उसमें सिर्फ साइंस की बात सोचना। और उसके अलावा कोई ये पहली सीरीज है, सुबह मैंने रात में ही कहा आपको विदिन 1-2 आवर, सॉरी अनफॉर्चुनेट आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियो देयर, बट आज ही शाम में मैं आपको करंट का, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का वीडियो और प्रोबेबली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैं आज ही, क्योंकि साइंस एग्जाम 26 को है आपका, तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, रिवीजन कीजिए, बाय बाय।